Good morning, ninth class. I am Suman Rani. Ma'am, your SS teacher. Welcome you all. स्टूडेंट्स, आज हम आपकी एसएस की बुक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 2 करेंगे। इसका जो चैप्टर फर्स्ट है वो अब सिलेबस में नहीं रहा, तो आपका चैप्टर 2 ही चैप्टर फर्स्ट रहेगा। टाइटल आपको दिखाई दे रहा है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या, डेमोक्रेसी क्यों। डेमोक्रेसी के बारे में आप 6 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। गवर्नमेंट फॉर पीपल, बाय पीपल, ऑफ पीपल। लेकिन क्या इतना ही काफ़ी है? केवल लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार जहाँ है, क्या केवल उसी को लोकतंत्र कहा जा सकता है, डेमोक्रेसी कहा जा सकता है? ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस का आंसर हम इसमें ढूंढेंगे। ये चैप्टर आपको दिया गया है, आप इसको डीपली रीड करेंगे। मैं इस चैप्टर से आपको वो क्वेश्चंस करवाऊंगी जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में के पर बेस्ड हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में जिस तरह क्वेश्चन आते हैं मैं वो आपको करवाऊंगी। तो पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आ चुका है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चन अगर 1 मार्क में आता है तो इसका आंसर क्या रहेगा? हम जो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं वो हम आंसर कर सकते हैं इसका। ये रहा आपका आंसर। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय पीपल। डेमोक्रेसी सरकार का वह रूप है जिसमें लोग अपनी सरकार को चुनते हैं। तो ये आपका 1 मार्क के लिए हो जाएगा। लेकिन यहाँ फिर वही बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं, क्या इतना ही काफ़ी है कि एक ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा चुनी जाए तो वो डेमोक्रेसी है? फिर से डेफिनेशन है, आयु डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लेकिन इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या हैं? हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन, रूलर्स कौन हैं? विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी। क्या सरकार लोगों को चुन लेना ही केवल डेमोक्रेसी कहलाएगा? व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन, किस तरह के इलेक्शन होने चाहिए? वो आर द पीपल हु कैन इलेक्ट, किस तरह के लोग चुने जाएंगे रूलर्स के रूप में, तो एटसेट्रा एटसेट्रा। इनका आंसर हमें आगे जैसे जैसे हम ये लेसन रीड करेंगे तब हमें मिलेगा। अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम इसी में। ये हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्वेश्चन आपका हो जाएगा, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होने चाहिए, क्या स्वरूप है? तो पहले मैं इसके आंसर के पॉइंट आपको बता रही हूँ, वो आप नोट करेंगे और उनको राइट करेंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा ये, इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने का अधिकार लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में होता है। ये फर्स्ट पॉइंट है जो आपको ऊपर क्वेश्चन करवाया गया है उसका। अब चलते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। ये सेकंड पॉइंट है, ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज currently in power have a fair chance of losing। तो डेमोक्रेसी में फ्री और फेयर मतलब स्वतंत्र रूप से और सही ढंग से, निष्पक्ष रूप से चुनाव समय समय पर होते रहें ताकि सत्ता एक ही के हाथों में न रहकर आती जाती रहे। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड पॉइंट उस आंसर का। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, इन ए डेमोक्रेसी, ये आपका रहा थर्ड पॉइंट। इन ए डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। अगर डेमोक्रेसी है तो हर अडल्ट सिटीजन को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए और उसके वोट की कीमत बराबर होनी चाहिए। ये नहीं कि अमीर गरीब के या पढ़े लिखे अनपढ़ या फिर
और किसी के आधार पे कम ज़्यादा हो वोट की कीमत, अगर ऐसा है तो डेमोक्रेसी नहीं है। ये आपका थर्ड पॉइंट आ गया था। आगे बढ़ते हैं उसके फोर्थ पॉइंट के लिए। ये है यहाँ पे, ये आपका फोर्थ पॉइंट है बेटा। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। जो एक डेमोक्रेटिक सरकार होती है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संविधान के बनाए गए नियमों के दायरे के बीच में काम करती है, और साथ ही लोगों को कुछ अधिकार होते हैं जिनके बीच रहकर वो गवर्नमेंट काम करती है। तो इस क्वेश्चन के आपके 4 पॉइंट ये आ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन, समरी डेफिनेशन। ये है कि सारांश क्या है डेमोक्रेसी का। ये जो हमने डेफिनेशन दी है पहले कि डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, क्या यही इनफ है या इससे ज़्यादा कुछ होना चाहिए? तो जो अभी हमने पॉइंट पढ़े उसके अकॉर्डिंग तो केवल इतना ही होना काफ़ी नहीं है, उसके लिए और कुछ बातें होनी ज़रूरी है, तभी हम उसको डेमोक्रेसी कह सकते हैं। तो वो पॉइंट्स क्या हैं? आपका क्वेश्चन ये यहाँ पे एक बन रहा है, व्हाट इज़ द समरी डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो आपका आंसर हो जाएगा, ये पॉइंट्स आ जाएंगे। डेमोक्रेसी इज ए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप अपना आंसर, ये हेडिंग हो जाएगी, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, यहाँ तक ये आपकी हेडिंग रहेगी। उसके बाद जो ये ब्लू डॉट आपको दिखाई दे रही हैं ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, रूलर सिलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। जो शासक होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं और जितने भी बड़े फैसले होते हैं इन चुने हुए लोगों के द्वारा ही लिए जाते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है, इलेक्शन ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। लोगों के पास अपनी पसंद के और निष्पक्ष रूप से जो रूलर्स हैं उनको चुनने का अधिकार होना चाहिए होता है, ये भी ये कंडीशन है डेमोक्रेसी की। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन इक्वल बेसिस। और जो ये चुनने का अधिकार है, अवसर है, सभी लोगों को समान रूप से मिलना चाहिए। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट्स। और जो सरकार होती है, जो चुने हुए लोग होते हैं, उनके एक लिमिट होनी चाहिए, एक दायरा हो जिसके अंदर वो रहकर काम करें। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया होता है कि सरकार कैसे बनेगी, क्या काम करेगी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक जो दायरा है वो होना चाहिए और लोगों के पास उनके फंडामेंटल राइट हो। अगर ये चारों बातें मौजूद हैं तब हम कह सकते हैं कि कोई भी देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाता है, अदरवाइज नहीं। ये आपके क्वेश्चन बेटा 3 क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाए हैं, पॉइंट उनके अलग अलग बता दिए हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे। ये आपको राइट करने हैं फेयर नोटबुक में और लर्न भी करने हैं। अब बीच में से जो स्टोरी आई हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं, उसमें से 1 मार्क के काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। फिर से हम एक बार चलते हैं जहाँ से स्टोरी शुरू हुई थी। देखो बेटा, बहुत सारे आजकल देश हैं जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं, लेकिन क्या वाकई वो उन शर्तों को, उन कंडीशन को पूरा कर रहे हैं जो अभी हमने पढ़ी, जो फीचर्स दे रखे हैं डेमोक्रेसी, क्या वो उन शर्तों को पूरा करते हैं? अगर नहीं तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, उसका एग्जाम्पल दे रखा है, फिर आप समझेंगे इससे। इनमें 1 मार्क क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको अंडरलाइन करवाती जाऊंगी, आप उनको भी नोट करेंगे। इन पाकिस्तान, जनरल परवेज मुशर्रफ लेड ए मिलिट्री coup इन अक्टूबर 1999।
मिलिट्री को मतलब सैनिक तख्तापलट। 1999 99 में वहाँ के जो जनरल थे मिलिट्री के, उन्होंने वहाँ पे तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट मीन्स जो वहाँ पे सरकार थी उसको उखाड़ फेंका और खुद का शासन कर लिया। आगे यही है, ही ओवरथ्रू ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार को हटा दिया। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, और अपने आप को वहाँ का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया, मतलब वही करता धरता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कौन सा आया है आपका, ये आपका आया है, हु, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से है, हु डिड मिलिट्री कूप इन पाकिस्तान एंड व्हेन। तो आपका आ जाएगा ये जनरल परवेज मुशर्रफ, ये आपका आंसर हो जाएगा इन 99। आगे देखते हैं, लेटर ही चेंज्ड हिज डेजिग्नेशन, बाद में उसने अपने आप को टू प्रेसिडेंट, अपने आप को प्रेसिडेंट वहाँ को घोषित करवा दिया। इन 2002 हेल्ड ए रिफरेंडम, रिफरेंडम होता है जनमत संग्रह, लोगों की राय इकट्ठी करना मीडिया के द्वारा या और किस तरीके से। तो उसने एक रेफरेंडम करवाया अपने देश में, दैट ग्रांटेड हिम 5 ईयर एक्सटेंशन, और अपने कार्यकाल को उसने 5 सालों के लिए बढ़वा लिया। कहने को तो उसने ये कहा कि जनमत उसने संग्रह करवाया, रेफरेंडम करवाया है, लोगों ने उसको अपनी मर्जी से 5 साल के लिए राष्ट्रपति मान लिया है। बट क्या हुआ कि पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविटीज said that the referendum was based on, नेक्स्ट पेज पे है ये, मैल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। उन्होंने ये आरोप लगाए पाकिस्तानी मीडिया ने और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन वगैरह थी कि उस जनरल मुशर्रफ ने पूरा वहाँ फ्रॉड किया है और फिर इस तरह से अपने आप को गड़बड़ियाँ करके धांधली करके वहाँ का राष्ट्रपति बना लिया। इन अगस्त 2002 ही इश्यूड ए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। फिर उसने एक अमेंडमेंट करवाया कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में एक बदलाव करवा दिया, जिसको किस नाम से जाना जाता है, लीगल फ्रेमवर्क। तो ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क यहाँ भी है, व्हाट वाज द लीगल फ्रेमवर्क मेड बाय जनरल मुशर्रफ। तो ये था कि इसके अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबलीज। क्या अमेंडमेंट करवाया था ये, इसके ज़रिए अब वो प्रेसिडेंट के पास ये पावर आ गई थी कि वो नेशनल मतलब राष्ट्रीय स्तर पे और प्रोविजनल और राज्यों में जो संसद जो विधानसभाएं होती हैं उनको भंग कर सकता था। तो यहाँ पे आपका ये 1 मार्क का क्वेश्चन एक ये हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि वहाँ पे भी चुनाव दावा किया कि जनरल मुशर्रफ ने मैंने चुनाव करवाए, जनमत संग्रह करवाया है, लेकिन क्या आपको वाकई लगता है ये डेमोक्रेसी है? क्योंकि आपने स्टार्टिंग में यही पढ़ा है ना कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। कहने को तो यहाँ भी चुनाव हो रहा है, लेकिन हम इसको डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हुए, जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन है। आगे देखते हैं, अब चाइना की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। चाइना में हर 5 वर्ष बाद पार्लियामेंट के लिए चुनाव होते हैं। तो एक तो आपका 1 मार्क क्वेश्चन यही आ गया है कि कितने टाइम बाद वहाँ पे चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, आफ्टर एवरी 5 years। कॉल्ड कांगो रेनमिन देवियो दुहाई, ये वहाँ की संसद का नाम है, लेकिन आपको ये नाम याद नहीं करना है। अगर ये आ जाए व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ चाइना, तो आप ये लिख सकते हैं ब्रैकेट में जो दे रखा है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। यहाँ पे आपका 1 मार्क क्वेश्चन ये हो गया है।
कि वहाँ की व्हाट इज़ द नेम ऑफ चाइनाज़ पार्लियामेंट। नेक्स्ट है द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। जो ये संसद है वहाँ की, उसके पास ये पावर है कि वो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करती है, और इसमें 3,000 से ज़्यादा मेंबर चुनकर आते हैं, जो जिनमें से कुछ आर्मी के भी होते हैं। तो इस तरह से वहाँ ये सब चल रहा है। फिर आगे आता है बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन ए कैंडिडेट नीड्स अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। अगर वहाँ कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसको कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता है। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ कि चाइना में एक दलीय व्यवस्था है, सिंगल पार्टी, और उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्टी इन चाइना, वन पार्टी इन चाइना, इट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी। एक ही पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ पे जिसका नेम है कम्युनिस्ट पार्टी। आगे देखेंगे ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज अलाउड टू इट वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन। वहाँ सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को या उसके ही द्वारा नियंत्रित जो 8 पार्टियाँ हैं छोटी, उनको ये इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। लेकिन एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे जो आ रही है आपके सामने, द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फाउंड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। वहाँ पे सरकार हमेशा कौन सी पार्टी की बनती है? कम्युनिस्ट पार्टी की। तो आपने ये सब चाइना के बारे में जाना, तो इसको पढ़कर आपको क्या लगता है कि वहाँ पर क्या डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं हम चाइना को? क्या वहाँ डेमोक्रेसी है? नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी में कम से कम 2 दल मौजूद होने चाहिए ताकि उनमें इक्वली सत्ता आती जाती रहे, हार जीत का मौका बराबर बना रहे। इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये बुक बाकी तीनों बुक से थोड़ा अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि बाकी बुक्स में चैप्टर ख़त्म होने के बाद टेक्सचुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें नहीं है। इसमें हमें इन बिटवीन ही सारे करने पड़ेंगे और वही आपके बोर्ड एग्ज़ाम में उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे। तो आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। आप ये सारे क्वेश्चन राइट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन स्टे होम एंड बी सेफ।